टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है किसी फ्लूइड के अंदर। क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर रखते हैं, डेंसिटी के कारण, वेट के कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे जाना शुरू कर देता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे जाता है वेट के कारण, मतलब ग्रेविटी के कारण, तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। बट एक ऐसी स्टेज आती है जब वेलोसिटी बढ़ने के कारण जो विस्कस फोर्स है वो बाइंड फोर्स में ऐड होके वेट के बराबर हो जाती है। हमने कल डेरिवेशन कर ली, और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसका एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया था लास्ट में, 2/9r² इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जी। अब बेटा इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल्स को कर सके इजीली। ग्राफ बनाया हुआ आपने ऑलरेडी। अगर हम टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाए तो टर्मिनल वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद आएगी। मतलब पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, देखिए एक कंक्लूजन ये निकलता है इस एक्सप्रेशन को देख के कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। मतलब अगर दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डेंसिटी सेम है, रो सेम हो गया, किसी फ्लूइड में मूव कर रहे हैं, ईटा सेम हो गया, सिग्मा भी सेम हो गया, तो टर्मिनल वेलोसिटी उनके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर रेडियस की रेशियो 1:2 हो तो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी बताओ। अगर एक स्फीयर का रेडियस है r और दूसरे स्फीयर का रेडियस है 2r, तो रेडियस की रेशियो हो गई 1:2। तो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो कैसे फाइंड करनी है, डायरेक्टली देखना बेटा। रेडियस 1:2 है, 1² 2² कर देना आपने, 1:4। रेडियस की रेशियो क्या है, 1:2, तो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो होगी 1:4। अगर रेडियस की रेशियो 1:3 है तो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो 1:9। ठीक है, मतलब अगर रेडियस डबल करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स, और रेडियस ट्रिपल करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 9 टाइम्स हो जाएगी। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब हुआ। क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव होगी? देखो आपको एक्सप्रेशन राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड में तो वीटी है। अगर रो और सिग्मा दोनों में से रो बड़ा है सिग्मा से, मतलब रो क्या था, एक्सप्रेशन आपके पास है, डेरिवेशन हमने कल की हुई है। रो इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर एंड सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर स्फीयर की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब स्फीयर इज मोर डेंसर देन द फ्लूइड जिसमें वो मूव कर रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा बेटा, वो डिफरेंस होगा पॉजिटिव। और जब ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल मूव डाउनवर्ड। दूसरा, अगर रो और सिग्मा दोनों बराबर होंगे, दोनों की डेंसिटी बराबर है, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी 0 यहीं पे। लेकिन अगर रो इज लेस देन सिग्मा, ये डेंसिटी कम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी
नेगेटिव, और अगर डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव या पॉजिटिव को डाउनवर्ड बोल रहे हैं तो नेगेटिव को क्या बोलेंगे? नेगेटिव को बोलेंगे अपवर्ड मोशन। इसका मतलब अगर स्फीयर की डेंसिटी कम हो एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो स्फीयर ऊपर मूव करता है। दैट इज वाई जो भी कोई एयर बबल बनता है पानी के अंदर, एयर की डेंसिटी कम है, देखो एयर बबल मतलब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हवा है, हवा की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो एयर बबल ऊपर की तरफ मूव करता है। ऊपर की तरफ मोशन जो है उसमें टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है? ऊपर की तरफ मोशन कब होगा? जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ स्फीयर। ये नोट करो। एक न्यूमेरिकल बेटा इसमें भेज। 2 steel balls having radii in the ratio 1:2 are moving down in a liquid with their respective terminal velocities. Find the ratio of their momenta. उनके मोमेंटम की रेशो फाइंड करिए। मोमेंटा प्लूरल होता है, मोमेंटम सिंगुलर है। 2 स्टील बॉल्स हैं। स्टील बॉल बोलने का यहां ये मतलब हुआ कि उन दोनों की डेंसिटी एक जैसी है। दे आर मूविंग डाउन इन ए फ्लूइड, इन ए लिक्विड, अपनी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, विद देयर रिस्पेक्टिव टर्मिनल वेलोसिटीज। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। उनके मोमेंटम की रेशियो क्या होगी? वन इज टू 4 तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो होगी ना। मैंने मोमेंटम पूछा, वो तो मैं बता चुका हूं पहले ही। टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो अगर रेडियस की रेशियो 1:2 है तो टर्मिनल वेलोसिटी 1:4 होगी। मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, तो यहां मास की बात की है कि कहीं नहीं, बट हमें पता है कि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी देखो, स्टील बॉल्स हैं मतलब स्फीयर होंगे, तो स्फीयर का क्या होता है? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया मास। ठीक है, अब दोनों स्टील बॉल्स हैं तो हम ये बोल सकते हैं मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ इंटू v, क्योंकि रो तो दोनों का सेम है। किसकी रेशो फाइंड करनी है? मोमेंटम की रेशो। कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है इसमें। ये r³ दिख रहा है, कहां से आया? वॉल्यूम में था। 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों स्टील बॉल्स हैं, डेंसिटी एक जैसी होगी। ये v किसके प्रोपोर्शनल होता है? r² के।
है ना। अगर v r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो क्या हम ये बोल सकते हैं मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हुआ, r रेज्ड पावर 5। रेडियस की रेशियो क्या दी हुई है, रेडियस की रेशियो दी है 1:2। तो मोमेंटम की रेशियो क्या होगी, 1 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 5, 1:32 आंसर। या ऐसे कर सकते हैं, देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R5, देयरफॉर P1 by P2 is equal to R1 by R2 raised power 5. That would be equal to 1 by 2 raised power 5, 1 by 32. ठीक है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सीधा भी बोल सकते हैं मास आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी आर स्क्वायर के, तो आर क्यूब आर स्क्वायर हो गया R5। तो रेडियस की रेशियो दी है 1:2, मोमेंटम की रेशियो 1:2 रेज पर 5, 2 रेज पर 5 मीन्स 32। ये टर्मिनल वेलोसिटी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक और सिचुएशन बता रहा हूं, सपोज करो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, सिमिलर ड्रॉप्स हैं ये, और ये ड्रॉप्स कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है। ये सारी ड्रॉप्स टर्मिनल वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव कर रही थी, और इन सबकी टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये कंबाइन होके अगर बड़ी वाली ड्रॉप बन गई तो उस बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, इसमें कुछ बैकग्राउंड में कुछ और पढ़ना है पहले आपको। इसको बोलते हैं बेटा एक बड़ी ड्रॉप बन रही है, या एक बड़ी ड्रॉप स्प्लिट होके छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रही है। एक चीज याद रखना है, इस तरह की सिचुएशन में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम रिमेन्स। उन एन ड्रॉप्स का जितना वॉल्यूम होगा, एक बड़ी ड्रॉप का भी उतना ही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व्ड, देयरफॉर एन ड्रॉप्स अगर हमारे पास है, इन एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो गया, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। दिस 4/3 पाई, दिस 4/3 पाई कैंसिल। ठीक है, कैपिटल आर क्यूब कितना हो गया, n इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर कितना हुआ, एन आर क्यूब का क्यूब रूट। तो क्या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, n रेज पर 1/3 इंटू आर। यस नो, ऑप्शन नहीं है मे बी वाला, स्विच है या तो ऑन या ऑफ। ठीक है,
n similar drops, each of radius r, are moving down in a liquid, each with a terminal velocity vs. सबकी terminal velocity है vs. If these drops combine to form a bigger drop, then what is the terminal velocity of bigger drop? इस बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. अगर हर एक छोटी ड्रॉप का रेडियस r है तो छोटी ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हुई? r स्क्वायर के. अगर ये ड्रॉप्स कंबाइन हो गए एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, उसका रेडियस कैपिटल r है. इफ द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इज r, कैपिटल R, then VB is proportional to r square. ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? रेडियस के स्क्वायर के. तो अगर हम VB और VS की रेशो निकाल लें, VB बाई VS, कैपिटल R बाय स्मॉल r होल स्क्वायर. ठीक है, अभी वैसे हमने तो फॉर्मूला डिराइव कर लिया, लेकिन अगर आप नहीं भी याद रहता है फॉर्मूला, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लिखो सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, therefore n into 4 by 3 pi r cube is equal to 4 by 3 pi r cube. ठीक है, which means n into r cube कितना हो गया? ठीक है, हमें यहाँ कैपिटल R बाई स्मॉल r चाहिए. n कितना हो जाएगा? कैपिटल R बाई स्मॉल r होल क्यूब. तो बताओ कैपिटल R बाई स्मॉल r कितना हुआ फिर? n रेज पर 1/3 लिखें. कैपिटल R बाई स्मॉल r क्या हुआ? n रेज पर 1/3. तो आपका आंसर आएगा बेटा VB डिवाइडेड बाय VS इक्वल टू n रेज पर 1/3. तो VB कितना हो गया? n 1/3 इंटू VS. ये आंसर आ गया आपका.
ओके देन वी हैव अनदर इक्वेशन, इसको पॉइजन्स इक्वेशन बोलते हैं। पॉइजन्स इक्वेशन इट सेज कि जो वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड flowing per unit time volume of a liquid flowing per unit time through a tube is V equal to pi by 8 PR4 divided by L into eta। ये मान लीजिए एक ट्यूब है, इस ट्यूब की लेंथ L और इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। एक एंड पे प्रेशर है P1, दूसरे एंड पे प्रेशर है P2। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा और जो ट्यूब है उसका रेडियस है r। ठीक है, पहले इसके डिफरेंट पैरामीटर्स देखो। v क्या बोला मैंने, व्हाट इज v? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। पाई बाय 8 तो कांस्टेंट है। p क्या है? p इज प्रेशर डिफरेंस। between the two ends of tube। P है pressure difference, R is radius of the tube। L is length of the tube और eta है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। The volume of a liquid flowing per unit time through a tube is pi by 8 PR4 divided by L into eta। pi by 8 is constant। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं बेटा यहाँ? 4 राइट साइड में। प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर नहीं है, प्रेशर डिफरेंस है। मतलब जो P है इट इज P1 माइनस P2, क्योंकि इधर से फ्लो हो रहा है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो P1 माइनस P2 इज P। R क्या है इसका? रेडियस। L इज लेंथ, eta इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं बेटा डायमेंशंस की हेल्प से, लेकिन आपने डायमेंशंस में पढ़ा होगा कि अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी तो उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां इक्वेशंस तो 3 ही बनती हैं, m, l और t की पावर्स। तो हम इसको डायमेंशन से ही डिराइव करेंगे, लेकिन p और l जो है इनको सेम लेंगे हम। कैसे देखना? Let us prove this equation using dimensional analysis। Proof using dimensional analysis।
let V is proportional to P by L A eta B R C। P और L को कंबाइन कर लिया, एक ही बना दिया। अब तीन ही पावर्स है हमारे पास, A, B और C। कल आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में डिस्टेंस होगा, जैसे dv by dx था, उसको क्या बोला था, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो याद रखो यहाँ P by L को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इस इक्वेशन को डायमेंशनली सॉल्व करना है, दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखने हैं और फिर A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट अस डू दैट। पहले हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, V इक्वल टू K व्हाट इज K? इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये हमेशा डायमेंशनलेस होता है। दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखेंगे बेटा, राइट। डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। अब मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा। वॉल्यूम नहीं है ये, दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, सो इट इज, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, L3। फ्लोइंग पर यूनिट टाइम भी साथ में बोला, सो इट इज L3T minus 1। राइट साइड में बेटा K का कोई डायमेंशन नहीं है, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। प्रेशर होता है M1 L minus 1 T minus 2, एंड लेंथ के लिए यू विल राइट L1, पावर इज A। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, M1 L minus 1 T minus 1 पावर B, एंड रेडियस के लिए वी राइट L and C। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। कर सकते हैं ना ये? तो सॉल्व करके क्या फाइंड करोगे, A, B और C। ठीक है, यू डू इट एट योर प्लेस। दिस A विल बी 1, B -1 होगा, और C आपका सॉल्व करके आ जाएगा 4। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे खुद से। तो इन A, B और C की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी हैव फर्स्ट इक्वेशन, we write therefore V equal to K P by L A, so it is 1 P by L power 1 eta -1 and R4। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ईटा को नीचे ले आएंगे, PR4 डिवाइडेड बाय L इंटू ईटा, ये पॉइजन्स इक्वेशन है। और इस K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगी, दिस K विल बी पाई बाय 8, तो V आ जाएगा पाई बाय 8 PR4 ओवर L ईटा। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिराइव द इक्वेशन। डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विल अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, डेरिवेशन तो डायमेंशन से कर सकते हैं। So I will write the equation again. Volume of liquid flowing per second is pi by 8 PR4 divided by L into eta। इस इक्वेशन को थोड़ा अगर हम मैनिपुलेट करें, वी राइट P इक्वल टू, बोलो P equals to 8 eta L into V divided by pi into R4। ठीक है बेटा,
दिस इज द ट्यूब जिसमें से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक एंड से लिक्विड एंटर कर रहा है एंड फ्रॉम द अदर एंड इट इज कमिंग आउट। बेटा अगर इस ट्यूब की लेंथ कांस्टेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द लेंथ, लेंथ सेम रहने दें, एल कांस्टेंट, लिक्विड सेम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट, और अगर रेट ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट है, मतलब जितना लिक्विड पर यूनिट टाइम यहां से एंटर कर रहा है उतना ही यहां से निकले, राइट, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। अगर ईटा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, 8 और पाई तो पहले से ही कांस्टेंट है, कैन वी से दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रेज्ड पावर 4? ठीक है। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ इस ट्यूब का रेडियस चेंज कर दिया, थोड़ा रेडियस कम कर दिया, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, जिससे क्या हुआ, इफेक्टिवली रेडियस इतना हो गया। सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? अगर रेडियस में थोड़ा सा चेंज लाएं, प्रेशर बढ़ जाएगा, रेडियस कम होगा तो प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ेगा। सोचो अगर रेडियस को हाफ करूं, आधा कर दिया रेडियस, इंस्टेड ऑफ R नाउ आधा मैंने ब्लॉक करके R/2 कर दिया। जब यहां आप R/2 लिखोगे, ठीक है, R/2 will become R4/16, 16 will go up, तो प्रेशर कितने टाइम्स बढ़ गया? 16 टाइम्स। रेडियस हमने हाफ किया, प्रेशर 16 टाइम्स, a small decrease in radius will increase the pressure difference। दोनों एंड्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको बोला हमने P, will increase the pressure difference by a large amount। पता चल गया ना कैसे? P1/P2 जो है R2/R1 raised power 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। You can see P1 is in the numerator, R1 in the denominator, P2 डिनोमिनेटर है तो R2, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पावर 4 है। अगर इस रेडियस R2 को हाफ कर देंगे, रिवर्स भी कर सकते हो, अगर ये P1/P2 है तो P2/P1 कितना हो जाएगा? R1/R2 रेज पावर 4। अब मान लो R2 को आप लिखो R1/2, इफ R2 is R1/2 तो P2 will be equal to या P2/P1, P2/P1 कितना होगा? अगर मैं इसकी जगह लिखूं R1/2 it will become 16, so P2 कितना हो गया? 16 टाइम्स। रेडियस हाफ किया, प्रेशर 16 टाइम बढ़ गया, 16 टाइम्स, पावर 4 है इसलिए। That is why now see the practical utility of this। हमारी वेन्स में, आर्टरीज में ब्लड का फ्लो हो रहा है, carrying blood from the heart, supplying blood to the heart, different parts of the body and all that। See, when we have cholesterol in our food, what happens due to that cholesterol? Cholesterol is the oil content। उससे क्या होता है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। ब्लॉकेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, रेडियस कम होना शुरू हो जाएगा, और रेडियस अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। सो दिस हाई कोलेस्ट्रॉल फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट कॉजेज डिक्रीज इन द रेडियस एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसलिए क्या होता है, दैट ब्लड प्रेशर कई बार इतना ज्यादा हो जाएगा, इट कैन बी फेटल आल्सो। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन कैन जस्टिफाई कि क्यों ऐसा होना चाहिए। अगर तो सिर्फ R होता यहां तो ज्यादा चेंज नहीं आता, हमने रेडियस हाफ किया, प्रेशर डबल हो गया, डबल हो गया। बट अगर अब रेडियस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखें, रेडियस हाफ, प्रेशर 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्लॉकेज जो है वो आर्टरीज में नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी ब्लॉकेज ब्लड प्रेशर को
प्रेशर डिफरेंस होगा जो दोनों एंड्स के बीच में, उसको ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, अनदर थिंग, इसी इक्वेशन को बेटा वी कैन राइट इन अदर फॉर्म आल्सो। इस इक्वेशन का डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो एक तो ये रेडियस वाला रिलेशन, और दूसरा इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 8 eta l ओवर पाई r4। कैन वी राइट दिस वे? अब इस इक्वेशन को भी समझो। आपने इलेक्ट्रिसिटी में 10th क्लास में पढ़ा है एक ओम्स लॉ। हाउ वी डिफाइन करंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली? V upon R. What is current? Rate of flow of charge. करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं फ्लूइडिक करंट, फ्लूइड करंट। चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ओम्स लॉ में ये V क्या स्टैंड कर रहा है? स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। और फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस आ गया वैसा। तो मुझे बताओ ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए? जैसे ये इस R को क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में इसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, थर्मल फिजिक्स में इसे थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहां इसे फ्लूइड रेजिस्टेंस बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये जो इक्वेशन है जिसे पॉइजन्स इक्वेशन बोल रहे हैं, इसको आप ओम्स लॉ भी बोल सकते हो हाइड्रोडायनेमिक्स में। वाटर करंट सुना होगा, वाटर करंट इज लाइक दिस, फ्लूइड करंट flows because of potential difference and this is the water resistance. So याद रखो जो fluid resistance है, मैथमेटिकली R से ही अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, it will be equal to 8 eta by pi R4 into L। और कुछ इसी तरह के इक्वेशन ओम्स लॉ में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, R is equal to rho into L by A, जहां पर हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहां पर जो फ्लूइड रेजिस्टेंस है 8 eta, L तो लेंथ है, R4 पाई। ठीक है, इतना कर लीजिए आज, नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे हम।